Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject that is called as Security Law and Capital Market. So SLCM, CS Executive Group Second का ये पेपर है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फास्ट ट्रैक बैच जिसको हम फास्ट ट्रैक या फिर रिविजन सीरीज दोनों के नाम से जानते हैं। तो ऑलरेडी डिटेल क्लासेस मैं इसकी कर चुका हूँ, तो वो तो अवेलेबल सारी की सारी हैं ही हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं एंड अब समय आ चुका है कि इसको फास्ट ट्रैक मोड में भी हम लोग तैयार कर दें। ये उनके लिए एक तरीके से रिलेवेंट है सबसे ज़्यादा। वैसे तो देख कोई भी सकता है बट रिलेवेंट उनके लिए ज़्यादा है जो एक बार पूरा सिक्योरिटी लॉ वन टू ऑल सारे के सारे कंसेप्ट्स के साथ रिविजन करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप ये नोट्स इस समय देख रहे हैं जो अभी स्क्रीन पे हैं और जिससे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कंप्लीट क्लासेस के नोट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो इसके अंदर कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाया गया है। पूरा का पूरा इसको देखने के बाद सारे के सारे टॉपिक्स जो मॉड्यूल में दिए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपका एक वन टू ऑल ए से जेड तक पूरा का पूरा रिविजन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज अपनी बात स्टार्ट करना अब हम शुरू करते हैं। तो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पास अभी ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स हैं, टैक्सेशन को छोड़ के कंप्लीट एंड फास्ट ट्रैक दोनों ही, मतलब डिटेल एंड फास्ट ट्रैक दोनों ही, जिसमें JIGL मैंने पढ़ाया है, तान्या मैम ने कंप्लीट क्लासेस पढ़ाई हैं, कंपनी लॉ भी अवेलेबल है, SBC भी है। तो अब समय आ चुका है सिक्योरिटी लॉ का और अब EBCL का भी डिटेल एंड फास्ट ट्रैक बहुत जल्दी आने वाला है एंड CS प्रोफेशनल के तो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बातचीत करनी हम स्टार्ट करते हैं और अपने बारे में भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा आइए पहले डिस्कशन इस बारे में करते हैं जिसके लिए आज आप यहाँ पे आए हैं। तो इस फास्ट ट्रैक बैच में बेसिकली जैसे कि मैंने कहा हम सभी कुछ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ पे दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको आप शॉर्ट में बहुत बार SCRA के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जब हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो रिटर्न की बात आती है। लोग बहुत बार पूछते हैं कि भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, कोई बैंक में FD वगैरह करा लेता है, तो कोई बैंक में नॉर्मली डिपॉजिट कर देता है सेविंग में, कोई गोल्ड खरीद लेता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शेयर या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हीं से हम यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट के आसपास घूमता रहेगा। सेबी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, कंपनी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत बार सुनने में आएंगे। तो जो अभी हमारे सामने चैप्टर है दैट इज SCRA, वो इस तरीके 2-4 तरीकों चीज़ों को कवर करता है। प्राइमरली तो यही है कि भाई जब भी कोई कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो उसको कुछ कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसके बारे में SCRA जो है वो बात करता है। प्लस जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में आपको पता है 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE विच इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE विच इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों ही मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो इन स्टॉक एक्सचेंज को जब परमिशन चाहिए, यानी अगर कल आप एक स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहते हैं तो कुछ कायदे कानून हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे सेटअप हुई हैं, या स्टॉक एक्सचेंज एक बार बन जाती हैं तो उन्हें भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रेगुलरली फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो कंपनीज़ जो हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, जिसके शेयर्स आते हैं, उन कंपनीज़ को स्टॉक मार्केट को तो रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। बट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इन्हें भी ये मेक श्योर करना है कि अपनी तरफ से विजिलेंट रहें। विजिलेंट मतलब अवेयर रहें कि भाई कोई भी कंपनी जो है वो किसी लूप होल का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कोविड-19 के बाद, यानी मार्च 2020 के बाद एक ज़बरदस्त उछाल आया है इंडिया के शेयर मार्केट में, जिसको आप सेंसेक्स भी कहते हैं, निफ्टी भी कहते हैं। और उसके बाद आपने वो एक मूवी भी देखी होगी, हर्षद मेहता, वेब सीरीज़ कहना चाहिए मुझे, हर्षद मेहता स्कैम 1992, तो उससे भी बहुत लोग मोटिवेट हुए। बट ये इसकी एक पॉजिटिव साइड है। द डार्क साइड इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो काफ़ी पैसे लेके आते हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास कुछ बचा नहीं होता, बल्कि उधार या कर्जा भी चढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सही कंपनी के शेयर्स हम खरीदें। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये देखे कि जो कंपनी है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का करोड़ों अरबों रुपए जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो उन्होंने ये सोच के लगाया है कि कल उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से पैसे निकाल पाएंगे। तो ये सारा का सारा चैप्टर इसी के बारे में बात करता है।
और इस फास्ट ट्रैक के दौरान मैं सभी कुछ आपको बताऊंगा, बट डेफिनेटली समराइज तौर पे बताऊंगा। बहुत डिटेल अगर आपको देखना है तो हमारी डिटेल क्लासेस भी आप देख सकते हैं, बट इसको भी देखने के बाद आई एम श्योर आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और जो शायद मैंने नहीं बताई वो बताना चाहता हूँ कि जो आप इस समय ये देख रहे हैं ये नोट्स कंप्लीट क्लासेस के हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई फास्ट ट्रैक में हमने आधे टॉपिक पढ़ाने हैं आधे नहीं पढ़ाने। जितने भी फास्ट ट्रैक मैंने कंप्लीट किए हैं एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल के तो सारे सब्जेक्ट्स के किए हैं, सब में ही कंप्लीट क्लासेस के नोट्स यूज़ किए और अमेंडमेंट टिल डेट कंप्लीटेड है। और आने वाले दिनों में जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो हमारी डिटेल एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस दोनों में ही अवेलेबल कराए जाएंगे। शुरू करें। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीआरए। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, शॉर्ट में इसको एससीआरए कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कहते हैं कि जो एससीआरए है वो बनाया गया है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा है। So the objective of the SCRA is to provide for the regulation of the stock exchange and for transaction and security dealt on them with a view to preventing undesirable speculation in them. The Act also seeks to regulate and buying and selling of the security outside the limit of stock exchange. तो SCRA इसलिए बनाया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज जो NSE हैं, BSE हैं, देखो कंपनीज को तो कंट्रोल करना ही है जो इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जो और बहुत सारी कंपनीज है, उनको तो कंट्रोल करना ही है। बट जो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लिस्टेड है जैसे कि BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन पे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, क्या पता इनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो किसी से मिले हुए हों, किसी कंपनी के ऑफिशियल से मिले हुए हों। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को खास प्रेफरेंस दे रही हो, किसी को ना दे रही हो। तो टू मेक श्योर कि स्टॉक एक्सचेंज भी सही से काम करें, SCRA एक्ट जो है वो लाया गया जिससे कि एक्सचेंज सही से काम करें और अनडिज़ायरेबल स्पेक्यूलेशन ना किया जाए। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक तरीके का स्पेक्यूलेशन ही है। मतलब गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है और सब कुछ, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे, बट कोई नहीं बता सकता। मतलब तुक्का लगता है, कभी मेरा, कभी आपका, कभी किसी और का, कि क्या होगा, बट एक्चुअली कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा। सब कुछ स्पेक्यूलेशन का गेम है, अंदाजे का गेम है। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं। अब हर्षद मेहता में आपने अगर देखी हो वो वेब सीरीज़, तो क्या होता था, हर्षद मेहता ने एक कंपनी थी ACC सीमेंट, ऐसी और भी थी, बट जो वहाँ पे रेफरेंस दिया गया, उन्होंने उसके शेयर खरीदे 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 खरीदे। अब लोगों को लगा भाई हर्षद मेहता इस कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो कुछ तो खास होगा, तो लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया वो शेयर्स। और जब एक लेवल पे वो शेयर्स पहुंच गए तो हर्षद मेहता या जैसे भी जो और बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, आज भी हैं वो, तो वो क्या करते हैं, वो उस शेयर को वहाँ से बेच देते हैं और खुद एग्जिट कर लेते हैं, निकल जाते हैं। तो उन्होंने 200 का शेयर खरीदा और खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, तो डिमांड बढ़ती गई, तो डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ गया इसके हिसाब से। तो ये शेयर 200 का था जो अब 400 का हो गया। जैसे ही 400 का आया, बड़े ब्रोकर्स ने अपना जो शेयर थे वो बेचे। उनका तो फ़ायदा है क्योंकि 200 में खरीदे, 400 में बेचे। बट जिन लोगों ने बड़े ब्रोकर्स को देख के शेयर खरीदे, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अभी राकेश झुनझुनवाला एक करके बड़े ब्रोकर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं या कुछ भी ऐसा, मैं जनरलाइज एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लोग बहुत फॉलो करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत बार लोग अपना दिमाग नहीं लगाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए भी SCRA जो है वो लाया गया। इसके बाद कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग बट द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन एंड रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी टू इंश्योर सेफ्टी इन डीलिंग देयर ऑन। तो जो SCRA है ये बेसिकली एक कंट्रोल एक्सरसाइज करता है स्टॉक मार्केट पे कि सब कुछ सही रहे, उसके अंदर स्पेकुलेशन ना हो, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि इंडिया में वैसे ही बहुत कम लोग, मतलब इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी शायद 140 करोड़ है या कितनी है पता नहीं, बट इसके आसपास ही है। तो बहुत कम लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। उन्हें लगता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, सही जगह नहीं है ये, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लाया जाए। तो ये इसीलिए बनाया गया जिससे कि लोग और अवेयर हों और विश्वास उनको स्टॉक मार्केट पे आ जाए। उसके बाद कहते हैं कि जो SCRA है इसके एक तो रूल्स भी बनाए गए हैं, तो एक एक्ट है और उसके एक रूल्स भी बनाए गए हैं। These rules provide among others for the procedure to be followed for recognized stock exchange submission of the periodical returns and reports by the recognized stock exchange, inquiry into the affairs of the stock exchange,
तो बेसिकली हर तरीके की हम बात यहाँ पे SCRA में कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जब चलती है, NSE BSE जो ऊपर मैंने समझाया, वो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली बना के सबमिट करेंगे सेबी को, जिससे कि पता चलता रहे वो स्टॉक एक्सचेंज ठीक चल रही है नहीं चल रही हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि यहाँ पे हम सिर्फ कंपनीज को रेगुलेट नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी रेगुलेट करना है, उन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करना है जहाँ पे ये कंपनी लिस्टेड है। आई एम श्योर आपको पता होगा इंडिया में दो ही नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आपकी जितनी भी बड़ी कंपनीज है जिसके बारे में भी आप सोचते हैं वो सारी की सारी कंपनी आपको वहाँ पे लिस्टेड दिखती हैं। ये दोनों ही मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे एक आ गया, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अब ऐसे मान के चलिए कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज को एक तरीके से सेबी रेगुलेट करता है, और सेबी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सेबी सबको रेगुलेट करता है। सेबी ये भी देखता है कि स्टॉक एक्सचेंज ठीक से काम कर रही है, सेबी ये भी देखता है कंपनी ठीक से काम कर रही है, सेबी ये भी देखता है कि जो इन्वेस्टर है वो भी सही से कर रहा है शेयर्स की परचेजिंग, ऐसा तो नहीं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के बेसिस पे कोई काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से फ्रेमवर्क है जिसको इस सब्जेक्ट के ज़रिए समझा जाएगा। तो SCRA के बारे में जब हम बात करते हैं, बिजनेस चैनल कभी आपने देखे TV न्यूज़ जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत बार बिजनेस चैनल्स आते हैं जहाँ पे लोग बोलते रहते हैं, तो नीचे जो होता है एक चलता रहता है ग्रीन रेड और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं कि ये शेयर बेचें, ये शेयर खरीदें, पूरा दिन यही सब चलता रहता है उस पर। वो एक तरीके के बिजनेस चैनल्स हैं तो वो यही दिखाएंगे। तो डेफिनेटली उन पे भी क्या चल रहा है ये भी देखना है, क्योंकि अगर वो लोग गलत एडवाइस देंगे लोगों को तो डेफिनेटली लोग जो है उनका नुकसान होगा, तो वैसा हमें होने नहीं देना। तो कहते हैं दी SCRA extend to whole of India and came into force on 20th February 1957. The act defined various terms in relation to security and provide a detailed procedure for the stock exchange to get recognition from government, SEBI, and procedure for listing of securities of company and operation of brokers. तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आज आपको एक स्टॉक मार्केट खोलनी है, मतलब मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज खोलनी है, इंडिया में दो ही हैं अभी, NSE और BSE, आप एक तीसरी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं कोई और स्टॉक एक्सचेंज, तो कैसे बनाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी की सारी बात जो है वो SCRA के प्रोविजंस के हिसाब से चलती है। तो कल कोई स्टॉक एक्सचेंज बनती है या जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज बनी हुई हैं वो कब कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, कैसे मेक श्योर करेंगे कि जितनी भी कंपनीज उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं वो अपना सारा काम ठीक से कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें SCRA करता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, रेगुलेट करना, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सभी के ऊपर SCRA जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है, जिसके ज़रिए वो एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश मार्केट में करते हैं। जो SCRA एक्ट है वो बेसिकली इन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होता, यानी अगर गवर्नमेंट जो है, RBI जो है, या कोई भी और लोकल अथॉरिटीज़ कोई शेयर परचेज करती है और कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, तो गवर्नमेंट, तो देखो आप जानते हो कि सारे जो लॉज है वो गवर्नमेंट अपने आप ही बनाती है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रही है, वो तो यही माना जाता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है। तो गवर्नमेंट को काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी जाती हैं कि अगर गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कोई शेयर्स ला रही है, कोई डिबेंचर्स ला रही है, तो वो किस प्राइस पे लाएगी और किन ऑब्लिगेशंस पे लेके आएगी, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट कंपनी खुद ही तय कर सकती है। उन पे बहुत ज़्यादा SCRA जो कानून है वो एप्लीकेबल नहीं होता। यूजुअली जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उन सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी कुछ भी करेगी और उससे कोई पूछेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट येस, एक हद तक रिलैक्सेशन दी जाती है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, RBI अलाउ करता है, तो गवर्नमेंट कंपनीज को रिलैक्सेशन इस एक्ट के मामले में दी जा सकती है। बात करी जाती है अगर सिक्योरिटीज़ की कि भाई सिक्योरिटीज़ क्या हैं, तो सिक्योरिटीज़ बहुत वाइडर टर्म है। जब भी हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो शायद हम शेयर में इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, बट शेयर मार्केट में सिर्फ, या स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर ही नहीं मिलते, वहाँ पे शेयर के अंदर शेयर के साथ साथ स्टॉक भी मिलते हैं, बॉन्ड्स भी मिलते हैं, डिवेंचर्स भी मिलते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी मिलती हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स वगैरह भी आते हैं, वो भी मिलते हैं। तो सिक्योरिटीज़ जो है वो भले एक बहुत छोटा वर्ड दिखता है, बट उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द लाइक नेचर। सेकंड है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स
वो होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आप देखते हैं आए दिन सुनते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया या घट गया, घटने वाली बात कम होती है, ज़्यादातर बढ़ता है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि जो पेट्रोल है या डीजल है, सभी को शायद पता होगा, ये क्रूड ऑयल कच्चे तेल से बनते हैं। तो जब कच्चे तेल का प्राइस बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनका भी प्राइस बढ़ जाता है। अब कच्चे तेल का प्राइस कम हुआ तो इनका भी कम हो गया, यानी पेट्रोल और डीजल का अपने आप का कोई प्राइस ही नहीं है। ये दोनों किस पे डिपेंड है? ये क्रूड ऑयल कच्चे तेल पे डिपेंड है। जैसे कच्चे तेल का प्राइस गिरेगा, इनका प्राइस भी गिरने के चांसेस हो जाएंगे। अगर कच्चा तेल क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ये भी महंगे हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव वो चीज़ होती है जो अपने आप का कोई वैल्यू रखती नहीं है, दूसरों के वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू तय होती है। जैसे कि बताया मैंने आपको, क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो जैसे उसका मेन फैक्टर जो क्रूड ऑयल है वो रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से ये रिएक्ट करेंगे। सिक्योरिटी मार्केट में कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पूरा का पूरा चैप्टर आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का। और ये वो स्कीम्स हैं जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में पैसे लगाए जाते हैं। एक समय था जब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अनरेगुलेटेड थी, लोग काफ़ी सारा पैसा एक दूसरे से इकट्ठे करते थे और लगाते थे, बट अब ये सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से चलती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं या कोई भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ इशू करी है वो आप खरीद रहे हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सरकारी कंपनी के शेयर्स हैं, सब कुछ सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, कि बहुत बार बच्चे जो हैं वो सिक्योरिटीज़ लॉ को, EBCL को यानी ग्रुप सेकंड को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। और ये देखा भी जाता है कि बहुत बार ग्रुप सेकंड के अंदर ही मार्क्स जो हैं वो थोड़े से कम आते हैं या दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न आई थिंक यही है कि शायद अप्रोच जो है वो हम सही नहीं फॉलो करते। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर जो EBCL है, सिक्योरिटी लॉ है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट हमें यहाँ पे समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा, मैं ये भी बताऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर कि आपको प्रेजेंट कैसे करने हैं आंसर। तो ये सब चीज़ें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आज तो क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए सारी बात जो है वो डेफिनेटली हम करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए जो भी बात यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए, भले फास्ट ट्रैक बैच है, मैं एक स्पीड इसलिए मेंटेन करूँगा क्योंकि आपने फास्ट ट्रैक बैच जब परचेज़ किया तो ये सोच के किया है कि यहाँ पे सारा कोर्स जल्दी से हो जाएगा, यही सोच के किया है। अब अगर मैं एक ही चीज़ को बहुत अंदर अंदर जाके समझाऊंगा तो फास्ट ट्रैक बैच का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक तो हम चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी ये कि अगर आपको कभी लगता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे मोबाइल ऐप पे आप क्लास देख रहे हैं हमारी, चाहे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आईफोन पे, आईपैड पे, सारी जगह क्लासेस चलती हैं, जिस पे भी देख रहे हैं आपको हर जगह हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड एडजस्ट करने का। अगर आपको लगता है कि यार सर बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, है ना, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ सर तो दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? तो भाई स्पीड अभी से एडजस्ट कर लो। आप स्पीड कम भी कर सकते हो और स्पीड बढ़ा भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, बट इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी कंफर्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत आपको वैल्यू देने वाला है और लेटेस्ट क्लासेस हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा सभी को मिलेगा। बात करते हैं आगे स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कहते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड फॉर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस टू टेक प्लेस ऑन द सेम और द नेक्स्ट डे। बहुत बार स्पॉट कहते हैं कि ऑन द स्पॉट, बहुत बार कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट। जैसे एक एग्जांपल है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय, राइट। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी यही है कि आपने पैसे दिए सामान लिया, पैसे दिए सामान लिया, मतलब टिट फॉर टैट, अभी पैसे दिए अभी सामान लिया। बहुत बार होगा कि तुरंत तुरंत ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी कि अभी आपने पैसे दिए अभी सामान मिल गया, पर हो सकता है कि मान लो किसी वजह से उस दिन ही तो नेक्स्ट दिन तो वो ट्रांजैक्शन सेटल हो ही जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट मतलब बिल्कुल देरी नहीं करी जाएगी, उसी समय उसी मोमेंट पे इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं भाई स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिखा है, कैसे है। तो ये तो आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, कि 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में नेशन वाइड टर्मिनल जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऑल्दो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड जब मैं CS कर रहा था, जब CS एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको पता है ट्रेनिंग जो है वो करनी ही पड़ती है, मतलब हर समय करनी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव में ये ट्रेनिंग, उसके बाद वो ट्रेनिंग, तो फाइनल में भी एक ट्रेनिंग थी
अब समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो नॉट श्योर आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा। और उसमें एक 15 डेज़ की मैंने स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैंने ट्रेनिंग भी करी थी। तो इंडिया में 2 तरीके की स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE और NSE। और स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, आप सभी को बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं एंड डेफिनेटली वो ट्रेड किए जाते हैं, विच खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। एंड जो शेयर्स का प्राइस है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसके कोई खरीदता है, कोई बेचता है। जो ठीक समझता है कि भाई लो है वो खरीद लेता है, जो समझता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है या ये शेयर और नहीं बढ़ेगा, वट एवर रीजन, वो बेच देता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जब तक चालू रहेगी तब तक शेयर्स के प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता रहेगा। अगर कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया कि शेयर का प्राइस बहुत नीचे गिर गया या बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी करी जा सकती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रांजेक्शन होती हैं। बट इसके अलावा कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो जब हम बात स्टॉक एक्सचेंज की करते हैं तो वही है शेयर्स की खरीदारी, इसके अंदर बेची जाता है, खरीदा जाता है। प्लस यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि बताया गया, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। देखो पहले क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे ना वो ही स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई एक मूवी देखी हो, बहुत पुरानी हो गई, अभिषेक बच्चन की गुरु करके एक मूवी आई थी, लोग कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी की लाइफ पे भी बनी थी, जो भी हो अब सच उसमें, बट उसमें यही दिखाया गया। और इवन हर्षद मेहता में भी आप देखेंगे तो ये रियलाइज की स्टॉक एक्सचेंज का नाम का ऐसा कुछ था नहीं, जो ब्रोकर्स थे वही एक्सचेंज चलाते थे खासकर। तो अब ऐसा नहीं है डेफिनेटली। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, मींस सिक्योरिटी क्रिएटेड इशूड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। 2 तरीके की गवर्नमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करती है, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स के बारे में मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दिया, याद है, पेट्रोल और डीजल का। एक और एग्जांपल देता हूँ, मिल्क का, दूध का। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो मिल्क से बनने वाली जो चीज़ें हैं इनका प्राइस भी तो बढ़ेगा, जैसे कि चीज़ यानी पनीर, जैसे दूसरी तरफ बटर। तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ा, नॉर्मल सी बात है क्या होगा, जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं, मिठाई भी उसमें हो सकती है, बट प्राइमरली जो प्योर मिल्क से बनती है जनरली, जैसे कि पनीर है या बटर है, इनका प्राइस भी तो बढ़ेगा। तो बटर का और चीज़ का अपने आप में कोई प्राइस नहीं है, जो मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो इन दोनों का भी बढ़ेगा, और अगर मिल्क का प्राइस कम होगा, जो कि होता नहीं है, तो प्रॉबेबली इन दोनों का भी कम होना चाहिए। तो ऊपर यही बात मैंने पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल के बेसिस पे समझाई थी। तो डेरिवेटिव सिंपल सी बात है, उनकी कोई अपनी खुद की हस्ती नहीं है, खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो दूसरों के इशारों पे चलते हैं, दूसरों के इशारों पे उनके प्राइस बढ़ते हैं और दूसरों के इशारों पे प्राइस कम होते हैं। तो derivatives include security derived from the debt instrument, share, loan, whether secured, unsecured, a contract which derive, देखो क्या लिखा है, which derive its value from the prices और index। तो अपना उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, दूसरे जैसे चलते हैं, जो चीज़ें उसे इफेक्ट करती हैं उसके हिसाब से वो अपना प्राइस गवर्न करता है। ये डेरिवेटिव की बात है। और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, जो जो बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, बिकॉज जितने ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे यहाँ पे मेरी बात सुन के, डेफिनेटली उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बात करते हैं आगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अच्छा, मैंने अभी तक आपको पूरी क्लास में अपने बारे में कुछ बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि नाम क्या है, बट ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि आज जब आप मुझे देख रहे हैं, सो आई क्वालिफाइड, ये सब पहले बताना चाहिए था मुझे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, बट इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। बट फिर भी ये जानना तो ज़रूरी है ही ना कि भाई आप जिससे पढ़ रहे हैं वो कौन है। तो आई क्वालिफाइड इन द ईयर, मतलब रिजल्ट जब आया 2012 में, तो मैं यही मानूंगा कि 2011 दिसंबर में पेपर दिए थे, 2012 में 25 फरवरी को मैंने क्वालिफाई किया था। और अब मुझे 10 साल जो है डेफिनेटली वो हो चले हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि नियर अबाउट 10 ईयर्स हैं, जो कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक हिस्ट्री है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी। तो जब से मैं CS बना हूँ, मैं तभी से ही नौकरी कर रहा हूँ, तो नौकरी करते हुए भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जब से CS बना हूँ तब से पढ़ा भी रहा हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कभी ICSI में, कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अब मैंने अपना खुद का ओपन कर लिया क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ है। तो मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बड़े बड़े कंपनीज, जिसको आप बिग 4 भी कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ।
वो सभी बातें शेयर करूंगा। बढ़ाइए, बढ़ते हैं आगे। Recognition of stock exchange. So Section 3 lays down that any stock exchange desirous of being recognized for the purpose of the act may make an application to the central government. मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि मान लीजिए आप NSE और BSE तो आज इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं ही हैं, बट अगर कोई एक और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनना चाहती है, इसका नाम मान लीजिए ISC है नहीं कोई ऐसी, बट मान लीजिए ISC उसका नाम रखना चाहते हैं, विच इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, इसमें कितने लोग होंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली उससे अप्रूवल ये भी लेना पड़ेगा कि जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लोग होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करेगी, कितनी इसकी कैपिटल होगी, कैसे ये मेक श्योर करेगी कि सारी ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से चलें। ये सारी बातें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखनी पड़ेंगी, तो ही वो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज बनने का लाइसेंस या परमिट दे सकते हैं। कहना आसान है, बट डेफिनेटली अगर इतना ईजी होता तो इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज ना होती। सिंपल सी बात है। तो ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन दी है कि भाई आपको स्टॉक एक्सचेंज बनना है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई आप डिज़र्व करते हैं स्टॉक एक्सचेंज बनना, तो डेफिनेटली वो आपको इसका लाइसेंस दे सकती है। और जो भी लाइसेंस दिया जाएगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपकी स्टॉक एक्सचेंज का जो लाइसेंस है, मान लीजिए वो पहले 1 साल के लिए दिया गया, और अगर 1 साल आपकी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा काम करती है तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो और ये भी आई थिंक ज़रूरी है देखना कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रोथ कितनी हासिल करी है। ये सब चीज़ें जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको लगता है तो लाइसेंस तो दे सकती है। लाइसेंस देने के साथ साथ कुछ और एडिशनल कंडीशंस भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे लगा सकती है। पर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि NSE है, BSE है, देखो क्या लिखा है, सेबी फाइंस NSE। तो ऐसा नहीं है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सबसे सुपीरियर है, इनका कोई कुछ कर नहीं सकता। ये भी 2 स्टॉक एक्सचेंज है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है, बट अगर ये भी सही से काम नहीं करेंगी तो डेफिनेटली इन दोनों के जो ऊपर है, इन दोनों को जो रेगुलेट करता है वो है सेबी, और सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करते हैं। तो अगर सेबी को लगेगा ये स्टॉक एक्सचेंज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभा रही है, तो डेफिनेटली सेबी इन पर जुर्माना लगा सकता है, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसी कंपनी में नहीं, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज पे लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सही तरीके से नहीं निभाई। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बाकी कंपनीज को रेगुलेट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो डिसिप्लिन को प्रमोट करे। अब स्टॉक एक्सचेंज खुद ही इनडिसिप्लिन हो रहा है, खुद ही मिसबिहेव कर रहा है, खुद ही एक तरीके से मैं कहूँगा गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो हम उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों को सही एडवाइस देगा? पहले खुद एक अपना स्टैंडर्ड सेट करना होगा, तभी तो आप दूसरों को कुछ बता पाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर खुद कुछ गलत पड़ता पाया गया तो सेबी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, जिससे कि सभी को मैसेज जाए कि जब स्टॉक एक्सचेंज पे जुर्माना लग सकता है, जो सबको रेगुलेट कर रहा है, इतनी सारी कंपनीज को, तो कंपनियों पे तो बिल्कुल लग सकता है जुर्माना। ये यहाँ पे कहा गया है। और जब भी गवर्नमेंट जो है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइजेशन देगी, जैसे कि NSE, BSE ऐसी कोई स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी अगर नई स्टॉक एक्सचेंज ऐसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन देती है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में इंफॉर्मेशन देगी कि इस तारीख से ये स्टॉक एक्सचेंज फंक्शनिंग में आएगा। इसका ऑफिस जो भी जगह है, दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वटेवर जो भी शहर है उसमें होगा, ये सब बताना होगा। अब ये भी सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन वापस ले भी सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, विच इज़ विड्रॉल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो हो सकता है कि रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया हो, क्योंकि उस समय स्टॉक एक्सचेंज ने जो भी अपनी बात सामने रखी थी लोगों को लेके, जो उसके साथ होंगे उस स्टॉक एक्सचेंज में, उनके एक्सपीरियंस को लेके, अपने काम करने के तरीके को लेके, बायलॉज को लेके, पता चला 2-4 महीने के बाद कि वो स्टॉक एक्सचेंज उनमें से कुछ भी कंप्लाई नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लाइसेंस जो उसने स्टॉक एक्सचेंज को दिया है वो उसका लाइसेंस विड्रॉ कर सकती है। पर आई एम श्योर आपको एक बात पता होगी कि एवरीबडी इज़ टू बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस है स्टॉक एक्सचेंज का वो कैंसिल करे एक बार स्टॉक एक्सचेंज, उस स्टॉक एक्सचेंज एक बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी बात रखने का मौका ज़रूर देगी। पर मैं ये मानता हूँ, लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा बहुत कम होगा कि लाइसेंस दिया जाए और विड्रॉ किया जाए। क्योंकि आप खुद देखिए ना, मतलब कोई चीज़ अगर हमारे सामने है तो उसको देख के हम ज़्यादा देख सकते हैं। आपने कब सुना है, आप
कब से ही इस CS के बारे में शायद जानते थे या पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते हैं, सेबी के बारे में सुनते हैं। हमने कभी सुना है कि सेबी बदल गया है, या सेबी पहले एक थे अब दो हो गए, या ऐसा सुना है कि सेबी से ऊपर कोई सीनियर बन गया, या ऐसा सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज पहले दो थी तो अब 4 हो गई, 3 हो गई? नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वंस इन अ वाइल होती हैं। इस तरीके से इनको अप्रूवल दिया जाता है, अगर अप्रूवल देना है, कि रोल बैक की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रखी जाए, क्योंकि ये तो फिर एक खेल बन गया ना कि आपने आज अप्रूवल दिया, कल वापस लिया, जो कंपनीज वहाँ लिस्ट हो गई उनका क्या होगा, जिन्होंने पैसे लगा दिए उनका क्या होगा? तो ऐसा है नहीं कि ये नहीं हो सकता, तो लाइसेंस देके वापस लिया जा सकता है, बट इट विल बी ओनली एंड ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। वही बात यहाँ पे करी गई है। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट पार्ट है अपना, दो अलग अलग पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है अपना, तो आज मैं इसको यहीं तक के लिए रखता हूँ, और जब नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलूंगा तो पार्ट नंबर 2 जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात जो आप देख रहे थे, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट फास्ट ट्रैक बैच रिविजन सीरीज पार्ट 1 में, वो आपको समझ में आई होगी, और बहुत जल्दी पार्ट नंबर 2 में मिलूंगा आपसे और डेफिनेटली अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much once again for watching. I'll see you in the part number 2. Till then, take care of yourself. Do whatever you want to. But एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सब चीज़ों के नोट्स आप नहीं बना सकते और ना ही बनाने की ज़रूरत है। पर जहाँ आपको लगे कोई एग्जाम्पल, जैसे डेरिवेटिव वाले एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक सब्जेक्टिवली चूज़ करना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसके हिसाब से आप चीज़ें लिख सकते हैं। वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी इस फास्ट ट्रैक बैच में। जैसे कि मैंने कहा, हम सभी कुछ रिवाइज करेंगे, सभी कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, बट ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।